नमस्कार, मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं ग्रेनो न्यूज़। तो जिस दिन का LGBTQ कम्युनिटी को बेसब्री से इंतजार था वो आखिरकार खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज पर अपना फैसला सुना दिया है। 5 सदस्यीय जजों की पीठ ने क्या फैसला सुनाया, क्या कुछ कहा, इसके बारे में हम बात करेंगे कर्नल अतुल त्यागी एडवोकेट से और विस्तृत रूप से उनसे जानेंगे कि जो फैसला है उसके क्या मायने हैं। त्यागी जी, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो जो सुनने में आ रहा है, जो जजमेंट आया है उसने तो LGBTQ को जोरदार का झटका दे दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने। नमस्कार प्रियदर्शन जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यह आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था, जबकि ठीक 10 बजे जजमेंट आया LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड एक पिटिशन के बारे में। यह झटका नहीं है। कोई भी जजमेंट एक महत्वपूर्ण प्रोनाउंसमेंट है किसी विषय के बारे में, और इसे ना तो हार के रूप में ना ही जीत के रूप में लेना चाहिए। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस जजमेंट के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊं जी। इसके पहले इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। ये चीज़ जो मसला था ये क्या सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख आया था, क्या मैटर था, कितने दिन की सुनवाई हुई, इस पर बहुत शॉर्ट में बताइए और फिर उसके आधारित आज क्या जजमेंट जजों ने दिया है। संक्षेप में इतना जानना शायद काफ़ी होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, खासतौर से NGOs, कुछ प्राइवेट लोग ने कई एक पिटिशन अलग अलग कोर्ट्स में दायर की थी। वो सब कंसोलिडेट होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और अप्रैल और मई 2023 में करीब 10 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व में चला गया। अब ये एक बहुत डिटेल्ड ऑर्डर 5 जजों की एक संविधान पीठ ने, एक बेंच बनी जिसमें कि जस्टिस चंद्रचूड़ हमारे CGI उसके अध्यक्ष रहे, और इन 5 जजों की बेंच ने यह जजमेंट आज सुनाया है। यह पिटिशन LGBTQ कम्युनिटी के अधिकारों से, यानी कि वह अधिकार जो कि विवाह से संबंधित है, उसके परिप्रेक्ष्य में डाला गया था। ये पिटिशन डाली गई थी और जो जजमेंट आया है वो है 3-2 से, यानी कि 3 जस्टिस ने एक बात कही जो कि यह मैरिज का अधिकार लीगल रिकॉग्निशन के तौर पर नहीं दिया जा सकता, और 2 जजेस CGI इंक्लूडेड ने ये कहा कि उनको ये विधि के अनुरूप अधिकार होना चाहिए कि वह अपने मैरिज के अधिकार को उपयोग में ला सकें। अब ये इसकी व्याख्या थोड़ी सी समझनी होगी। अगर आप कहें तो मैं इसमें बताऊं कि एग्जैक्टली इसका फोकस कहाँ पर था पिटिशन का, और क्या एग्जैक्टली पॉइंट्स अनुरूप कहे गए, यानी कि उसके पक्ष में कहे गए, और कहाँ पर वो जो 2 जस्टिस ने कहा उन्होंने विरोध में क्या कहा। जी बिल्कुल, जजेस ने क्या कहा वो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। तो देखिए, जो पिटिशन का फोकस था वो था जेंडर न्यूट्रलिटी के ऊपर। इसको अगर हिंदी में समझें तो लिंग तटस्थता, यानी कि वो कहीं पर ये कह रहे हैं कि विवाह के अंदर लिंग की असमानता होनी जरूरी नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी समझते रहिएगा कि जो ऐतिहासिक और ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, चाहे वह हिंदू कानून हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वह मुस्लिम कानून हो, उन सभी में विवाह का पर्सनल एक्ट्स के तौर पर ही अभी तक संपन्न होता रहा है, और उसमें सांस्कृतिक तौर पर, परंपरा के तौर पर और नैतिकता के तौर पर ये बिल्कुल डिफाइंड है कि जो मैरिज है वो अपोजिट सेक्स, यानी कि 2 डिफरेंट जो लिंग हैं उनके बीच में ही संभव है। इसी बीच में 1954 में एक स्पेशल मैरिज एक्ट स्टेट ने बनाया, हमारे देश के अंदर एक कानून बना जिसमें कि धर्म से हटकर विवाह को लेके जाया गया, और उसमें एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से विवाह करने के लिए उपयुक्त हो पाए, क्योंकि ये एक स्पेशल मैरिज एक्ट था। मगर उसमें भी बात बड़ी क्लियर थी कि लिंग भेद होना जरूरी था। मैरिज का मतलब था
कि दो विपरीत लिंगों के बीच में एक जोड़ा बनना। अब यहाँ पर ये कहते हैं, इन्होंने कहा जो पिटिशन वालों ने, कि वेडलॉक इज़ द की टू सोशल एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट। उन्होंने कहा कि साहब ये जो मैरिज है ये हमारा एक राइट है, और विवाह अगर है तो उससे बहुत सारे हमारे राइट्स, ऑब्लिगेशंस और जो प्रिविलेजेस हैं वह सब निकलती हैं, जैसे कि बच्चे को गोद लेना, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी के अंदर डिवीजन में सहायता होना। यह सब चीज़ें उन्होंने इस तरह से देखी कि वह उत्पत्ति है विवाह के बाद में। तो लेकिन इसमें ज़रूरी है कि फिर विवाह को ये देखा जाए कि यह एक फंडामेंटल राइट है और यह एक ज़रूरी प्रक्रिया है। यहाँ पर जानना ज़रूरी होगा कि किस तरीके से जो दो जस्टिस थे उन्होंने इसकी व्याख्या की। संक्षेप में उन्होंने यह कहा कि जो सेम सेक्स कपल हैं उनको अपने यूनियन को, यानी कि अपने एक जोड़े को बनाने की, सिविल यूनियन को कायम करने की आज़ादी होनी चाहिए। उनको एडॉप्शन बच्चे का करने की आज़ादी होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को वो गोद ले सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा कि अगर यह विवाह होता है तो उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो उससे निकलने वाले जो फ़ायदे हैं, उनके भी वह उठाने के लिए उत्तराधिकारी होंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, जिसको बोलते हैं कारा, उसको ये गाइडलाइन दी कि किसी भी तरीके से LGBTQ कम्युनिटी के लोग वंचित नहीं होने चाहिए। पुलिस को भी गाइडेंस दी कि उनको किसी तरह का हैरासमेंट ना हो। लेकिन ये गाइडलाइंस के तौर तक बात ख़त्म हुई। अब जो तीन जस्टिस हैं, जस्टिस रविंद्र भट्ट जी, हिमा कोहली जी और नरसिम्हा, उन्होंने क्या कहा, यहाँ थोड़ा सा जानना जरूरी होगा कि एक बड़ा ही क्रांतिकारी सा एक आदेश है और एक पक्ष है जो कि आगे आने वाले समय में आने वाले जो जजमेंट्स होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको कहीं ना कहीं काफ़ी अफेक्ट करेगा। जस्टिस भट्ट ने बड़े क्लियरली कहा कि यह विवाह से संबंधित कानून लेजिस्लेशन का बनाया हुआ है, विधायिका का बनाया हुआ है। हम कोई भी जो व्याख्या करेंगे या कोई भी कानून का अध्ययन करेंगे या उसके ऊपर अपने जजमेंट को देंगे तो वह उसकी विधायिका के द्वारा तय की हुई बाउंड्रीज के अंदर ही कर सकते हैं। कानून को बदलाव करना, कानून में कोई संशोधन करना या उसका आमूलचूल परिवर्तन करने का जो अधिकार है वह लेजिस्लेशन का है। यह सुप्रीम कोर्ट का या यह न्यायपालिका का अधिकार नहीं है। अब यह बड़ी बात है क्योंकि कई बार देखने में यह आया है पीछे भी कि सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका द्वारा तय किए हुए, पास किए हुए बिल को या कानून को चेंज किया है। आपके सामने कई एक किस्से ये मौजूद हैं। आपने तो सेक्शन 497 IPC का जब रद्द किया गया था तो वो 1860 IPC में दर्ज था और तब 150 साल पुराना कानून सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में समाप्त कर दिया था। तो ये जो बात है, ये जो इम्पोर्टेंट एक फीचर है इस पूरे जजमेंट का, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी एक बदलाव लाने वाला है न्यायपालिका और विधायिका के बीच के संबंधों को लेकर भी। अभी कुल मिलाकर जानना जरूरी होगा कि इसके जो जजमेंट के जो फॉलोआउट्स हैं, यानी कि इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट कुल मिलाकर ये है कि सेम सेक्स मैरिज को किसी भी तरह की कोई रिकॉग्निशन आज नहीं है। नंबर 2, सेंटर से सिर्फ ये कहा गया है कि आप एक हाई पावर्ड उच्च स्तरीय समिति बनाएं और उसमें ये अध्ययन करें कि क्या फ़ायदे, क्या फैसिलिटीज़ LGBTQ को इस परिप्रेक्ष्य में दी जा सकती हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई राइट एडॉप्शन का नहीं दिया गया है और यह कहा गया है कि विवाह एक फंडामेंटल राइट नहीं है। विवाह आप करिए या ना करिए, लेकिन इसको एक मौलिक अधिकार के तौर पर देखना यह एक विसंगति होगी। और जब मौलिक अधिकार नहीं है
तो हमें फिर मौलिक अधिकार के को लेकर बेसिक फीचर्स की थ्योरी में जाकर किसी कानून को छेड़ने का अधिकार भी नहीं बनता है। तो ये जो जजमेंट कुल मिलाकर आया है, इसको मैं किसी हार या जीत में ना देखकर या किसी कम्युनिटी के खिलाफ ना देखकर मैं ये कहूँगा कि ये विधि अनुरूप है, बहुत ही विधि अनुरूप है, क्रांतिकारी है और देश की सांस्कृतिक परंपरा और नैतिकता के पूरे मूल्यों को लेकर दिया गया जजमेंट है। यह कहना उचित होगा कि विधि का जो उत्पत्ति है उसके पीछे किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश के अंदर जो सभ्यता है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है और कोई भी कानून अकेले नहीं चलता, कोई भी कानून बिना सभ्यता के सहारे के लंगड़ा ही साबित होता है। तो आज का जो ये जजमेंट है कुल मिलाकर कहना होगा कि हमारे देश की संस्कृति, ख़ास तौर से इस मामले में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपसे बतानी है कि ना कि सिर्फ सेंटर ने इस पिटीशन का विरोध किया, बल्कि अखिल भारतीय संत समिति और जमाते उलेमाए हिंद दोनों ने ही इसका विरोध किया। ये शायद ही कोई एक पहला मसला होगा पिछले कई सालों में, मुझे याद नहीं आता दशकों में भी ऐसा हुआ हो कि जब हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटीज़ के जो कुछ प्रमुख एजेंसीज हैं उन्होंने मिलकर किसी पर्टिकुलर पिटीशन में हिस्सा लिया और एक बात बोली। तो यह पूरा तरीके से जानना जरूरी है कि धर्म के किसी भी स्तर पर, चाहे वो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है या क्रिश्चियनिटी है, उसमें सेम सेक्स मैरिज को कहीं पर भी प्रेरित नहीं किया गया है। उसका विरोध है और वो विरोध निहित है धर्म के अंदर भी और सांस्कृतिक तौर पर भी। जी, बात की जाए ट्रांसजेंडर्स की, यानी जो पुरुष महिला का वेश धारण आचरण करता है और महिला पुरुष का आचरण करता है, ट्रांसजेंडर्स कहलाते हैं। तो उनके लिए कुछ कहा है, जो मैं देख रहा था कुछ आर्टिकल्स कि शादी अलाउ है बशर्ते कि एक उसमें हस्बैंड कहलाएगा, एक उसमें वाइफ कहलाएगा, वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए। देखिए, आज के इस जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में हम कोई भी और ऐसी टिप्पणी या ऑब्जर्वेशन जो कही गई है उसको जजमेंट के तौर पर नहीं लेंगे। आज के जजमेंट में तो बस इतना ही कहना काफ़ी होगा कि LGBTQ कम्युनिटी को सेम सेक्स मैरिज करने का अधिकार नहीं है, बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है और मैरिज को फंडामेंटल राइट मानने का अधिकार नहीं है। जो बाकी कुछ कहा गया है वह सिर्फ आप उसको टिप्पणी के तौर पर ही लें, वह जजमेंट नहीं है। जी, अब LGBT कम्युनिटी के पास कुछ ऑप्शन है क्या इस केस के फिर मतलब कुछ इस पे रिव्यू करवाने का या कुछ उस पे? प्रियदर्शन जी, आप देख रहे हैं कि देश में ये ट्रेंड बढ़ता ही चला जा रहा है कि जब भी कभी कोई जजमेंट एपेक्स कोर्ट से आता है और जब कोई पक्ष शुभ रहता है तो वह फिर रिवीजन में जाता है, फिर वह एक क्यूरेटिव पिटीशन लगाता है, फिर वह दोबारा से उस मसले को उठाने के लिए तरह तरह के हथकंडे लगाता है। तो वह तो देखिए कानूनन यह नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अब ये क्यूरेटिव पिटीशन कहीं पर ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही कहीं किसी कानून की किताब में ये लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आप में गार्जियन ऑफ लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। तो डेमोक्रेसी के नाम पर क्यूरेटिव पिटीशन लगने शुरू हो गए और रात को 2 बजे और 3 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खुलनी शुरू हुई। अभी तीस्ता सितलवाड़ जी के मसले में रात को 10 बजे कोर्ट खुली और उन्हें बेल ग्रांट हुई। अब इन मसलों के ऊपर हम लोग क्या कहें, इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि LGBTQ कम्युनिटी के पास में अब इस मसले के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हाँ, आगे कुछ साल बाद इसी मसले को थोड़ा डिफरेंट रूप देकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट उसमें फिर कोई एक नया एक जजमेंट दे दे, वो हो सकता है, इस बात की संभावना है और ये अक्सर हुआ भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को ओवरटर्न किया है। तो ये हो सकता है भविष्य में, लेकिन आज जो है सच्चाई वो यह है कि ये मसला अब समाप्त है।
जी, ग्रेनो न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। तो आप थे कर्नल अतुल त्यागी एडवोकेट, जो हमारे साथ रूबरू थे, और आपसे जो हमने चर्चा की उसके जो खास नतीजे जो देखने को मिले, कुल मिला के LGBTQ कम्युनिटी को निराशा हाथ लगी। फैसला जो है उनके पक्ष में नहीं आया है। जो सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाने का जो उनका अपील था वो एक तरह से खारिज हो गया है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि CGI ने एक कमेटी गठन करने के लिए सरकार को गाइडलाइन दिया है, जिसमें जो LGBTQ कम्युनिटी का जो कुछ अधिकार हैं, कुछ राइट्स हैं, मसलन राशन कार्ड है और जो बैंक अकाउंट्स हैं और भी अन्य तरह की चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, उसको जो है वो उस कमेटी के जरिए वो अध्ययन कराए। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस मसले में कितनी मुस्तैदी दिखाती है, साथ ही साथ इस कमेटी में किन लोगों को शामिल किया जाएगा, कब तक इस कमेटी का गठन होगा और उसका क्या नतीजा आएगा, ये देखना अभी बाकी होगा। फोटो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।